एपिसोड स्टार्ट होता है, हम लूजिंग को देखते हैं जिससे कि नानजिंग उसके नए असिस्टेंट के बारे में बताती है और उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूजिंग काफी शौक होता है और वो येकिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वही करो जो कि तुम्हें पसंद है। तुम कब तक मुझे मेरे सपनों के लिए सपोर्ट करती रहोगी। इस पर येकिंग उसे कहती है कि मैं तो बस वही कर रही हूँ जो कि मुझे पसंद है। मुझे तुम्हारे पास रहना पसंद है। लेकिन लूजिंग उसे कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, इसीलिए जाओ यहाँ से। लेकिन येकिंग भी हार नहीं मानती और उसे कहती है कि जब हम दोनों छोटे थे तो हमारे पास इतनी अकल नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें एक दूसरे को एक और चांस देना चाहिए। अब लूजिंग इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता तो येकिंग उसे कहती है कि हमारे पास बहुत टाइम है तो तुम सोच कर जवाब देना। ये कहकर वो चली जाती है। अब ऑफिस से लौटने के बाद नानजिंग साउडी के घर पे जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि साउडी घर पे नहीं है। इसीलिए जब वो अपने घर पे जाती है तो उसे उसकी मॉम भी वहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि साउडी साउजिन की तरह ही कपड़े पहनकर उसी तरह बैठकर राइटिंग कर रहा है, जो देखकर नानजिंग काफी ज्यादा शॉक होती है। वहीं साउडी उसे बताता है कि मुझे ये कपड़े आंटी ने दिए हैं, तुम्हारे कपड़े भी वो रहे तो तुम जल्दी से चेंज कर लो। अब नानजिंग को कुछ समझ में तो नहीं आता। इस पर साउडी उसे समझाता है कि मैं इस दुनिया से डिसअपियर होने से पहले तुम्हारे इस डिसऑर्डर को ठीक करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताती। लेकिन तुम मेरा सोचो, क्या मुझे अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारे डिसऑर्डर को ठीक किए बिना ही यहाँ से डिसअपियर हो जाऊँ। तो ये सुनकर नानजिंग भी उसकी बात मान जाती है और वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जहाँ बाहर साउडी उसका वेट कर रहा होता है और उसे देखते ही वहाँ से जाने लगता है, वैसे ही जैसे कि साउजिन उसे छोड़कर जाता था। तो नानजिंग भी उस सारी मेमोरीज को याद करते हुए उसके पीछे जाती है। इसके बाद साउडी स्कूल पहुंचकर एलिमेंट्री रूम में जाता है तो नानजिंग भी उसके पीछे जाती है। यहाँ पर साउडी नानजिंग के साथ सेम एक्ट करने लगता है जैसा कि साउजिन उसके साथ करता था, जो देखकर नानजिंग को भी अपनी सारी मेमोरीज याद आती है। जिसके याद आने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है कि साउजिन मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुमसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाई, इसीलिए अच्छा यही होता कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं होता। अगर उस दिन मैंने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया होता तो आज तुम जिंदा होते और तुम्हारी जगह मैं मर चुकी होती। तो अब ये सुनकर साउडी उसे हक करता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है कि पागल लड़की, अगर तुम मर जाती तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, ठीक उसी तरह जिस तरह की तुम करती थी। लेकिन वो भी तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग को बताने में डरता था, इसीलिए वो अपनी फीलिंग तुमसे कन्फेस नहीं कर पाया। लेकिन उसने मेरे सपने में आकर अपनी फीलिंग के बारे में बताया। तुम ही सोचो कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों देता अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, ये उसकी चॉइस थी, और अभी मैंने ये सब कुछ किया, ये मेरी चॉइस है। अब ये सब कुछ कहने के बाद साउडी अपने हाथ में फायरवर्क लेकर आता है, जिसे देखने के बाद नानजिंग नॉर्मल होती है, जो देखकर नानजिंग खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। तो साउडी उसे किस करने लगता है। अब क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है तो वो जल्दी इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता है और साउडी वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर नानजिंग परेशान तो होती है, लेकिन पहले जितना नहीं, क्योंकि यहाँ उसे पता था कि साउडी एक दिन डिसअपियर हो जाएगा। वही हम साउडी को देखते हैं जो कि अपने नॉवेल वर्ल्ड में वापस चला जाता है, और तभी वहाँ पर फेरी जेन आता है जो कि सैड एंडिंग के लिए उसे माफी मांगता है। तो ये सुनकर साउडी उसे कहता है कि मैंने पहले किसी के भी सामने भीख नहीं मांगी, लेकिन अभी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो फेरी जेन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर सका तो मैं जरूर करूंगा। तो साउडी उसे कहता है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद उसे किसी ऐसे इंसान से मिलाना जो कि हमेशा उसके पास रहे, उसका ख्याल रखे और उसे कोई भी तकलीफ ना होने दे। लेकिन इस बार मेरी तरह किसी विलन से मत मिलवाना, बल्कि किसी हीरो से मिलवाना जिसे कि वो डिजर्व करती है। अब साउडी की बातें सुनने के बाद फेरी जेन उसे 10 साल पहले की कहानी बताता है, जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। 10 साल पहले जब वो एक हैप्पी सोल हुआ करता था तो साउजिन ने उसे मैजिकल पावर से रैपर को डस्टबिन में फेंकते हुए देख लिया था। इसीलिए वो फेरी जेन से पूछता है कि उसने सब कुछ कैसे किया। तो फेरी जेन उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी कैंडी दिया तो मैं भी तुम्हें करना सिखाऊंगा। इसीलिए साउजिन उसे अपनी कैंडी दे देता है, जिसके बाद फेरी जेन उसे कहता है कि मैं एडल्ट हूँ, इसीलिए मैं सब कर सकता हूँ। जो सुनकर साउजिन भी समझ जाता है, इसीलिए गुस्सा करते हुए कहता है कि एक तो आपने मेरी कैंडी ले ली और मुझे सच भी नहीं बताया, अब मुझे इसके पैसे कौन देगा। तो फेरी जेन उसे कॉइन देता है और उसे कहता है कि तुम इसे पानी में फेंक कर एक विश मांगो, लेकिन अगर तुम्हारी विश पूरी हो गई तो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अब फेरी जेन को लगता है कि ये तो एक बच्चा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक टॉय की विश करेगा। लेकिन साउजिन तो अपनी 4 आंखों वाले दोस्त को हमेशा प्रोटेक्ट करने की विश मांगी, जो सुनकर फेरी जेन भी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि किसी की जिंदगी का लेना देना उससे नहीं था और वो इसे बदल नहीं सकता। इसके बावजूद फेरी जेन को यही लगा कि साउजिन अभी बच्चा है, जब वो बड़ा होगा और बाकी की लड़कियों को देखेगा तो वो नानजिंग को भूल जाएगा।
लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि साउजिन न सिर्फ उससे प्यार करने लगा बल्कि उसने तो उसके लिए जान भी दे दी और उसने फेरी जेन को मुश्किल में डाल दिया। अब तक तो फेरी जेन को पता भी नहीं था कि वो 4 आंखों वाली दोस्त है कौन, लेकिन जब उसने नानजिंग के हाथों में वो कॉइन देखी जो कि उसने साउजिन को दिया था तो उसे भी पता चल गया। इतने सालों में वो वहाँ पर बैठकर वेट करता रहा कि नानजिंग कोई विश मांगे जिसे कि वो फुलफिल करे, लेकिन उसने कभी भी कोई विश नहीं मांगी और जब उसने अनफॉरगेटेबल लव की विश मांगी तो मुझे उसे पूरा करना पड़ा। तो ये सुनकर साउडी उससे पूछता है कि लेकिन आपने उसके लिए मुझे ही क्यों चूज किया। तो फेरी जेन उसे साउजिन का डायरी देता है जिसमें कि साउजिन ने साउडी का कैरेक्टर क्रिएट किया था, जिसका मतलब ये है कि साउडी नानजिंग के नावल का नहीं बल्कि साउजिन के नावल का कैरेक्टर है। बचपन से ही साउजिन नानजिंग को पसंद करता था, इसीलिए उसने सुपर पावर के साथ साउडी को क्रिएट किया जिससे कि वो अपनी 4 आंखों वाले दोस्त को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए उसके जाने के बाद उसकी सारी थिंकिंग और सारी क्वालिटीज तुम में आ गई जो कि वो खुद करना चाहता था। वेल मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि तुमने आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया, क्योंकि अब तुम किसी नावल के कैरेक्टर नहीं रहे। ये कहते ही साउडी वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और वो वापस नानजिंग के पास आ जाता है, क्योंकि अब वो किसी नावल का कैरेक्टर नहीं रहा और ना ही उसके पास सुपर पावर रही। जब नानजिंग साउडी को देखती है तो वो तुरंत उसे हक कर लेती है। अब साउडी नानजिंग को साउजिन की डायरी देता है और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन फिर उसके साथ मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे फेरी जेन ने कहा कि अगर नानजिंग मेरा ख्याल नहीं रख पाई तो वो फिर से मुझे अपनी दुनिया में वापस ले जाएगा। जो सुनकर नानजिंग उसे किस कर देती है तो साउडी उसे किस करने लगता है, जहाँ दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। सीन येकिंग पर शिफ्ट होता है जो कि कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही होती हैं और एक असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ डील करने में उनके कलीग काफी ऑकवर्ड महसूस करते हैं, जो देखकर येकिंग उन्हें कंफर्टेबल होने के लिए कहती हैं कि अब आप सबको मुझे मिस ये कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। वही लूजिंग के डैड उसकी कंपनी में जाते हैं तो येकिंग उन्हें देखकर काफी शॉक होती है। इसके बाद वो उनके लिए चाय लेकर जाती है, जिसके बाद वो येकिंग से पूछते हैं कि तुम तो कंपनी छोड़कर चली गई थी, फिर वापस क्यों आई, क्या तुम्हें वो डील याद नहीं। तो मिस येकिंग कहती हैं कि ये पर्सनल है तो मैं इसे आपको नहीं बताऊंगी और मुझे आपकी डील के बारे में भी अच्छे से याद है, लेकिन अब आप लूजिंग की कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है तो फिर मैं उसे डेट कर सकती हूँ। और तभी लूजिंग वहाँ पर गुस्से में आता है जो कि अपने डैड से कहता है कि आपको जो भी कंप्लेन है वो आप मुझसे कीजिए, आपको हमेशा मेरे प्यार को धमकाने की जरूरत नहीं है, आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज हमारे बीच में मत आइए। तो ये सुनकर उसके डैड काफी पोलाइटली कहते हैं कि अपने डैड से बात करने का ये कौन सा तरीका है, खैर ये चाय बहुत अच्छी थी, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी यहाँ इतनी अच्छी चाय मिलती है, कभी मेरी कंपनी में भी भिजवाना। ये कहकर वो चले जाते हैं। तो अब उनका ये बिहेवियर देखकर लूजिंग काफी शॉक होता है, इसीलिए वो येकिंग से पूछता है कि क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। तो येकिंग उसे बताने लगती है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर लूजिंग के फादर येकिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि वो अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है। ये कहकर येकिंग काफी खुश होती है और लूजिंग से कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे क्या कहा ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अभी अभी तुमने जो कहा वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। ये कहकर वो लूजिंग को किस कर देती है। सीन नानजिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ साउडी और नानजिंग अपनी मॉम को पूरी बात बताते हैं और उन्हें माफी मांगते हैं कि उन्होंने ये बात उन्हें पहले नहीं बताई। अब नानजिंग की मॉम पहले तो नाराज होती हैं, फिर उठकर साउडी का कान खींचते हुए कहती हैं कि लगता है तुम सच में इंसान बन गए हो। अब वो साउडी से कहती हैं कि वो नानजिंग को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। तो साउडी भी एक्साइटेड होकर प्रॉमिस कर देता है, जिसके बाद नानजिंग की मॉम उन दोनों की शादी के बारे में सोचने लगती हैं, जहाँ उन्हें अभी भी एक टेंशन होती है कि वो दोनों फ्यूचर में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो साउडी नानजिंग की मॉम को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि अब मैं एक ह्यूमन बन गया हूँ तो मेरे पास इस दुनिया में रहने का फुल राइट है। तो ये सुनकर नानजिंग की मॉम उनके बच्चों के बारे में भी डिस्कस करने लगती है, जहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फाइनली नानजिंग और साउडी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिसे देखकर नानजिंग की मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं, उन्हें बेडशीट, ड्राई फ्रूट और कुछ पैसे गिफ्ट करती हैं और वो साउडी से कहती हैं कि आज के बाद तुम मुझे आंटी नहीं बल्कि मॉम कहोगे। सीन चेंज होता है और अब ये दोनों लूजिंग को अपनी शादी के बारे में बताते हैं, जहाँ पर नानजिंग कहती है कि नेक्स्ट वीक हमारी शादी हो रही है और शादी के बाद हम दोनों यहीं पे रहने वाले हैं, जिसका साफ मतलब ये था कि अब लूजिंग को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन लूजिंग तो इनके वेडिंग के बारे में सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक होता है, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मैं शादी वाले दिन ही दूंगा और अगर तुम लोगों को कुछ और नहीं कहना है तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मिस येकिंग लूजिंग को लेने के लिए आती हैं, जिसे कि नानजिंग नहीं बुलाया था। मिस येकिंग नानजिंग को साउडी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कहती हैं और ये कहकर वो लूजिंग के साथ चली जाती हैं। वही लूजिंग को लगता है कि येकिंग उसे अपने घर पे ले जा रही है, लेकिन वो तो यहाँ पर उसी के घर पे ले आती हैं
जो देखकर लूजिंग काफी शॉक होता है। इस पर येकिंग उसे बताती है कि ये घर उसका सपना था, तो फिर वो इसे बेचने कैसे दे सकती थी। उन्होंने इसे खरीद लिया। अब ये दोनों फाइनली अंदर आते हैं, जहाँ मिस येकिंग उसे कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जिसके लिए तुम्हें पे नहीं किया जाएगा। अगर मैंने अंदर पड़ा हुआ गिफ्ट 3 ट्राई में निकाल लिया तो तुम्हें ये जॉब करनी होगी। ये कहकर वो उस गिफ्ट को निकालने लगती हैं, लेकिन फर्स्ट 2 ट्राई करने के बाद वो फेल हो जाती हैं। अब लूजिंग अपनी जान दे सकता है, लेकिन वो येकिंग को हारने नहीं दे सकता। इसीलिए वो 3rd ट्राई खुद ही करता है और इस गिफ्ट को निकाल कर येकिंग को देता है, जिसमें कि एक रिंग होती है। यानी कि मिस येकिंग चाहती हैं कि लूजिंग उन्हें प्रपोज करे, जो देखकर लूजिंग भी काफी खुश होता है, क्योंकि उसकी भी तो यही विश थी। इसीलिए वो येकिंग को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता है। तो येकिंग भी इसके लिए हाँ करती है, जिसके बाद लूजिंग उन्हें रिंग पहना देता है और फाइनली ये दोनों फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नानजिंग की वेडिंग देखते हैं, जहाँ पर उसके सारे कलीग शामिल होते हैं, जहाँ जियाओ कहती है कि देख लेना अगली वेडिंग तो मेरी होगी। तो येकिंग उनके पास आकर कहती हैं कि ये तो तब डिसाइड होगा जब कोई ब्राइड का बुके पकड़ेगा। अब वो ब्राइड के रूम में जाने लगती हैं, तो लूजिंग भी उनके पीछे जाता है, जो देखकर वो कहती हैं कि मैं ब्राइड के रूम में जा रही हूँ और वहाँ पर लड़के अलाउड नहीं है, यहीं पे रह के इनसे बातें करो। तो ये सब देखकर उसके ऑफिस वाले भी समझ जाते हैं, तो यकीनन अगली शादी इन दोनों की होगी। अब हम देखते हैं कि एक यंग कपल इन दोनों के रिंग्स लेकर आता है। वही साउडी रेडी होकर खड़ा होता है, जो कि काफी हैंडसम लग रहा होता है। तो वही नानजिंग भी अपनी मॉम के साथ आती है, जहाँ वो साउडी के साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने लगती है। जहाँ नानजिंग की मॉम साउडी से कहती है मेरी बेटी थोड़ी सी सिली और डम्ब है, और मैं भले उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज से पहले इसे सिंपल और इनोसेंट गर्ल नहीं देखा। मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, तो तुम इसे खुश रखना और वो सारी खुशियाँ भी देना जो कि मैं नहीं दे पाई। तो साउडी भी उन्हें ऐसा करने की प्रॉमिस करता है। इसके बाद दोनों अपनी मैरिज के वॉव्स लेने लगते हैं, जहाँ दोनों कभी एक्साइटेड होते हैं तो कभी एक दूसरे के फीलिंग के बारे में बताते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ नानजिंग बताती है कि उसे साउडी से प्यार कैसे हुआ, वही साउडी भी उसे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा रूड और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन वो नानजिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब ये कहते हुए तो साउडी रो ही देता है। अब फाइनली दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को किस करने के बाद अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जब नानजिंग बुके पीछे फेंकती है तो उसे वही यंग कपल कैच करता है, जो कि उसके लिए रिंग लेकर आए थे, जहाँ पर वो बॉय उस गर्ल को प्रपोज कर देता है। तो वो गर्ल भी उसके लिए हाँ कर देती है। और फाइनली ये तीनों घर पे आते हैं, जहाँ पर नानजिंग की मॉम नानजिंग से कहती है कि वो घर तक साथ तो आ गई हैं, लेकिन वो उसके घर पे नहीं जा सकती, क्योंकि अब तो उसे साउडी के घर पे जाना होगा। इसीलिए नानजिंग साउडी के साथ उसके घर पे जाती है, जहाँ पर दोनों इस तरह से शाई हो रहे होते हैं जैसे कि पहली बार मिले हों। लेकिन नानजिंग एक बोल्ड स्टेप लेती है और वो साउडी को किस कर देती है। अब अगले दिन नानजिंग साउडी के साथ अपने डैड और साउजिन के ग्रीव पर आती है, जहाँ पर साउडी उसके डैड से कहता है कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है, और मैं जानता हूँ कि बाकी के डैड की तरह आप भी मुझसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो साउजिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विशेष क्या थी, इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नानजिंग के साथ उन सारे विशेष को कंप्लीट करूंगा। और अब मैं सिर्फ नानजिंग का ही नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का भी ख्याल रखूंगा, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी है। अब सीन चेंज होता है और नानजिंग अपनी नॉवेल खरीदने के लिए आती है, जो कि पब्लिश हो गई थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नावल नहीं है। तो वो इस बारे में शॉपकीपर से पूछती है, जो कि उसे बताती है कि उसकी नावल तो 1 घंटे के अंदर ही बिक गई, और फेमस ऑथर लूजिंग ने भी इसे रिकमेंड किया, तो उसकी नावल तो बिकनी ही थी। अब ये सुनकर नानजिंग काफी खुश होती है, लेकिन जब साउडी को ये बात पता चलती है तो वो काफी नाराज होता है और कहता है कि लूजिंग तुम्हारे मामले में हमेशा अपनी टांगे क्यों अड़ाता है। अब नानजिंग इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है, तो साउडी उसे कहता है कि मुझे इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक बेबी चाहिए। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि पहले अपने लिए जॉब तो ढूंढ लो, बेबीज को संभालना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन साउडी उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे किस करने लगता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूजिंग और साउडी इन दोनों की 2 प्यारी सी बेटियां होती हैं, जहाँ मॉम्स उन दोनों को संभालने के लिए डैड को सौंप के जाती हैं, लेकिन ये दोनों तो घर का कबाड़ा ही कर देते हैं। और जैसे ही लूजिंग को लगता है कि नानजिंग और येकिंग घर पे आने वाले हैं, तो वो साउडी से अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेता है और उन्हें कहता है कि ये सारी साउडी की गलती है, मैं तो किचन में था। तो साउडी उसे कहता है कि ये सारी लूजिंग की गलती है, ये सब कुछ इतना मेसी उसी ने किया है। वही नानजिंग अपनी प्यारी सी बेटी जीजी का हाथ धुलाने जाती है, जिसके बाद ये सभी मिलकर नाश्ता करते हैं, जहाँ कल नानजिंग के इवेंट का साइनिंग इवेंट होता है, तो सभी उसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब साइनिंग इवेंट में नानजिंग लूजिंग को अपना एक बुक देती है और उसे कहती है कि मैं जो कुछ भी बनना चाहती थी वो आपकी वजह से बन पाई हूँ। ये कहकर नानजिंग उन्हें थैंक यू बोलती है और वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है,
जहाँ पर उसका एक मेल फैन उससे हाथ मिलाता है। तो ये देखकर साउडी काफी ज्यादा जेलस होता है, इसीलिए उसके सारे फैंस के सामने ही उसे किस कर देता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि साउडी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया है। अब वापस आते वक्त नानजिंग साउडी उसकी बेटी के साथ उस फेरी फाउंटेन के पास जाते हैं, जहाँ पर नानजिंग की बेटी जीजी पूछती है कि क्या सच में यहाँ पर फेरी रहती है। तो इस पर नानजिंग कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर हमारी काफी सारी मेमोरीज है। मैं तुम्हारे डैड से भी यहाँ पर पहली बार मिली थी। जिसके बाद साउडी जीजी को गोद में उठाता है और ये सभी बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा नावल खत्म होता है, वो नावल जो कि नानजिंग ने लिखा था। यानी कि हमारी पूरी सीरीज एक नॉवेल थी जिसे कि नानजिंग ने लिखा था। जो सुनने के बाद रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने फैंटेसी वाला नावल क्यों लिखा, क्या रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है। तो नानजिंग उन्हें बताती है कि मैं उन लोगों को उम्मीद दिलाना चाहती थी जो लोग अपने प्यार को खो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग हमारी लाइफ में नहीं रहे उन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया। अब एक ऑडियंस उससे पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में भी कोई साउडी है। तो नानजिंग जवाब देती है कि ऐसी फैंटेसी चीजें उसके लाइफ में कभी भी नहीं हुई और ऐसी टाइम ट्रेवल जैसी चीजें इस वर्ल्ड में मुमकिन नहीं है। चाहे मेरे पास कोई साउडी नहीं हो, लेकिन मेरे पास मेरे बचपन का प्यार, मेरा दोस्त, मेरा हस्बैंड साउजिन है। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और सेमिनार अटेंड करने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाया, नहीं तो मैं तुम सभी को जरूर मिलवाती। और तभी नानजिंग का हस्बैंड साउजिन आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि साउडी ही होता है। वो आकर नानजिंग को हक करता है। तो सारे रिपोर्टर और ऑडियंस काफी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वही साउडी उन सभी को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसकी वाइफ का सेशन अटेंड किया। थैंक यू कहने के बाद वो नानजिंग को किस करता है और यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था मिस्टर बैड ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।